हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड। तो आज का टॉपिक है, हमने कल पढ़ा था कि जो समय है वो किस प्रकार बदलता है अलग अलग निर्देश तंत्रों में। गतिशील निर्देश तंत्र में समय क्या होता है और स्थिर निर्देश तंत्र में गतिशील क्या समय क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लंबाई पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है गति का। जब गतिशील वस्तु होगी तो किस प्रकार की उस पर जो लंबाई है वो दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, वो वस्तु छोटी दिखाई देगी। तो इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन। ये लॉरेंज रूपांतरण में है। तो देखिए, ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है। तो हम जो ये देख रहे हैं ये इसकी लंबाई है, लेकिन हम इसकी लंबाई कैसे नापेंगे? यहां से लेंगे और यहां तक नाप लेंगे, ये इसकी प्रॉपर लंबाई है, ये उचित लंबाई। तो ये क्या है कि जब हम एक ही समय पे ये दोनों बिंदुओं को देखते हैं तो जो ये दूरी है इसकी, तो ये कहलाती है इसकी उचित लंबाई। यानी हम जो देख रहे हैं वास्तविक रूप में देख रहे हैं, ये भी गतिशील नहीं है। लेकिन जब ये गतिशील हो तो तब मान लो फीता लेके यहाँ नापे और ये गतिशील होती है और आगे निकल जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे? जब ये दोनों बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जब हम एक ही समय पे देखेंगे तो उनकी जो बीच की दूरी होगी वो उसकी कहलाती है उचित लंबाई। तो हम पढ़ रहे हैं कि जब ये गतिशील होगी v वेग से, ये जो v वेग है वो प्रकाश वेग के लगभग वेग है। तो जब ये गतिशील होगी तो इसकी लंबाई क्या रह जाएगी? हम ये जानना चाहते हैं इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम ये मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे कि इसकी लंबाई घट जाएगी और इसी से हम और फॉर्मूले भी व्युत्पन्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मान लो एक निर्देश तंत्र है S, ये निर्देश तंत्र है S और इसमें एक छड़ है ये, और इसके बिंदु के निर्देशांक है x1 और इस बिंदु के निर्देशांक है x2। और अब एक अन्य निर्देश तंत्र लेते हैं, अब एक अन्य निर्देश तंत्र लेते हैं S डैश। तो ये तो था S और ये है S डैश, ये x डैश, ये y डैश, ये z डैश, ये x, ये y और ये z। इसमें ये छड़ हमें ये दिखाई दे रही है, ये छड़ है। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 डैश और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 डैश। तो अब देखिए, हम ये मानते हैं कि जो S डैश निर्देश तंत्र है वो v वेग से गतिशील है, यानी छड़ इसमें v वेग, और छड़ भी क्या है? v वेग से गतिशील है। तो हम जो S डैश निर्देश तंत्र से देखेंगे, जब प्रेक्षक S डैश निर्देश तंत्र पे होगा और वो छड़ को देखेगा तो वो उसे क्या दिखाई देगी? वो दिखाई देगी रुकी हुई, यानी रुकी हुई दिखाई देगी। तो वह उसकी लंबाई को उचित लंबाई नापेगा, जो लंबाई होगी वास्तविक में उसी लंबाई को नापेगी। अब लेते हैं हम निर्देश तंत्र S। जब हम इसी छड़ को S निर्देश तंत्र से देखेंगे तो ये भी वेग से गतिशील दिखाई देगी। तो अब जो ये प्रेक्षक इसकी लंबाई नापेगा वो कहलाएगी लंबाई L, यानी वो जो आएगी वो आभासी लंबाई आएगी। वो कितनी आएगी वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसमें पहले आप लिखिए, पहले ये लिख लीजिए उचित लंबाई क्या है। कि लिखिए, जब किसी छड़ के बीच की दूरी, किसी छड़ के अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी एक ही समय पर नापी जाए तो वह उस छड़ की उचित लंबाई कहलाती है। लिखिए, जब, यहां लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, जब किसी छड़ की, जब किसी छड़ की बीच की दूरी, जब किसी छड़ की सिरों के बीच की दूरी, जब किसी छड़ की सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी एक ही समय पर नापी जाए, एक ही समय पर, एक ही समय पर नापी जाए, एक ही समय पर नापी जाए तो वह लंबाई, तो वह लंबाई उचित लंबाई कहलाती है, उचित लंबाई कहलाती है। देखिए, यह ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं ये चाहता हूं आप क्लास छोटी हो इसलिए आप लिखिए। इसके आगे लिखिए, जब छड़ गतिशील होती है तो उसके अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक
जब एक ही समय पर नापे जाए, अंतिम सिरों के निर्देशांक एक ही समय पर नापे जाए, तो उन निर्देशांकों के अंतर को हम उचित लंबाई कहेंगे। तो उन निर्देशांक के अंतर को हम उचित लंबाई कहेंगे। अब लिखिए, माना एक निर्देशांतर एस डैश है जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है तथा एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तथा इस निर्देश तंत्र में प्रेक्षित छड़ की लंबाई उचित लंबाई एल नोट होगी, जो कि इस प्रकार होगी कि एल नोट क्या लिखेंगे हम, x2 डैश माइनस x1 डैश, ये इसकी x2 डैश माइनस x1 डैश, तो ये जो लंबाई है वो कहलाएगी इसकी उचित लंबाई। अब देखिए, जब निर्देश तंत्र हम S लेंगे, जब प्रेक्षक S से देखेगा तो ये छड़, जब प्रेक्षक यहां से देखेगा तो ये छड़ इसे v वेग से गतिशील दिखाई देगी, और जब v वेग से गतिशील दिखाई देगी तो ये इसकी उचित लंबाई नहीं होगी, ये लंबाई बदल जाएगी। तो लिखिए, जब प्रेक्षक निर्देश तंत्र S से S डैश में, जब प्रेक्षक निर्देश तंत्र S से S डैश में किसी छड़ को, उसी छड़ को जब देखता है तो उसके निर्देशांक उसे x1 व x2 दिखाई देते हैं, या x1 व x2 होते हैं। ऐसे लिखिए, निर्देश तंत्र S से, जब प्रेक्षक निर्देश तंत्र S से S डैश में स्थित छड़ को देखता है तो उसके निर्देशांक x1 व x2 नोट करता है, दिखाई देते हैं। तो निर्देश तंत्र S में छड़ की लंबाई, तो अब इसको क्या दिखाई देंगे, x1 और x2, तो छड़ की लंबाई होगी L बराबर x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हम लोरेंज रूपांतरण पढ़ रहे थे। अब ये देखिए कि ये जो लोरेंज रूपांतरण है वो एक ही दिशा के लिए है, छड़ किस दिशा में जा रही है, प्लस x दिशा में। तो इसमें लिख सकते हैं, लोरेंज रूपांतरण से क्या होगा कि जो x डैश है वो होगा गामा x माइनस वी टी। अब जो समीकरण 3 है वो हम x1 डैश और x2 डैश के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो समीकरण 3 है, उस समीकरण 3 और x हम क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से क्या होगा, x1 डैश बराबर होगा गामा x1 माइनस वीटी, समीकरण नंबर 4, और x2 डैश होगा गामा x2 माइनस वीटी, समीकरण नंबर 5। अब देखिए, जो x1 आया है तो यहाँ टाइम आना चाहिए था t1, और जो x2 आया यहाँ आना चाहिए था टाइम t2, लेकिन हमने पहले भी लिखा है कि एक ही समय पे नापे गए हैं, तो जब समय एक ही है तो t1 और t2 की वैल्यू t मान ली हमने, हमें एक ही समय पे दोनों निर्देशांक मापे हैं, तो ये t1 t2 की जगह t हो गया। अब समीकरण 5 में से 4 घटाते हैं, समीकरण 5 में से 4 घटाते हैं। समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, तो देखिए क्या आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर आ जाएगा गामा x2 माइनस वीटी माइनस x1 प्लस वीटी, तो वीटी से तो वीटी कैंसिल, अब बच गया x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर आ जाएगा गामा x2 माइनस x1। तो अब ये जो आ गया, हम देखिए x2 माइनस x1 डैश ये रहा L नोट, और x2 माइनस x1 क्या है, L, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि L नोट बराबर हो जाएगा गामा L,
और इसे हम लिख सकते हैं कि एल का जो मान होगा वो होगा एल नोट अपॉन गामा। तो ये जो समीकरण आई है ये है लंबाई संकुचन की। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि एल बराबर होगा एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गामा की वैल्यू है, या लिख सकते हैं गामा की जो वैल्यू है वहां होगी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए जब गामा की वैल्यू है तो इसका 1 अपॉन हो जाएगा तो ये आ जाएगी। तो इस समीकरण को लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। तो अब देखिए जब छड़ v वेग से चलेगी तो इसका मान होगा कम, सॉरी इसका मान होगा ज्यादा, और 1 अपॉन गामा का मान हो जाएगा, गामा का मान हो जाएगा ज्यादा, जिस कारण इसका मान हो जाएगा ये गामा का मान ज्यादा होगा तो इसमें जब ज्यादा का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा कम। तो इस समय एल कम होगा, इसमें एल लेस देन होगा एल नोट की। इसका मतलब यह है कि जब छड़ गतिशील होगी तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। लंबाई कम हो जाएगी यानी लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन है, लंबाई में संकुचन हो जाएगा। जो लंबाई संकुचन है यह है, इसे हम लोरेंज फिट जरा लैंड संकुचन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, ये परीक्षा में एग्जाम में आ भी चुका है इस नाम से कि संकुचन को समझिए। तो यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए लिखिए जो लंबाई L, लिखिए यहां पे लिख लीजिए, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहां पे लिखिए, इसके आगे लिखिए, अतः क्या लिख सकते हैं L लेस देन L नोट, ये लिखिए। इसके आगे लिखिए कि प्रेक्षक S, वो अभी मैंने बनाया था प्रेक्षक S, तो प्रेक्षक S द्वारा गतिशील निर्देश तंत्र में नापी गई दूरी L, गतिशील निर्देश तंत्र में नापी गई दूरी L, उचित लंबाई L नोट, उचित लंबाई L नोट की अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गुणा कम हो जाती है, गुणा कम हो जाती है, ये लिख लीजिए गुणा कम हो जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो छड़ थी तो इसकी लंबाई तो L थी, ये लंबाई थी L, लेकिन इसकी जो लंबाई L थी तो इसकी मोटाई भी कुछ ना कुछ तो इसकी मोटाई भी होगी। तो इसकी मोटाई मान लो B थी। तो अब देखिए ये L नोट थी और ये B नोट थी, ये बदल के L हो जाएगी लेकिन ये बदल के B नहीं होगी, ये हमेशा B नोट ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब छड़ जिस दिशा में चल रही है लंबाई में संकुचन उसी दिशा में होगा, इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसके लंबवत है, ये L है, और इसके लंबवत ये B है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। और जब ये छड़ है तो 3D इमेज है, तो इसके मतलब इसकी मोटाई भी होगी, इसकी मोटाई में और इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो ये जरूर लिख लीजिए कि लिखिए कि जब सॉरी छड़ जिस दिशा में गति करती है, छड़ जिस दिशा में गति करती है लंबाई में संकुचन, छड़ जिस दिशा में गति करती है लंबाई में संकुचन उसी दिशा में होता है, लंबाई में संकुचन उसी दिशा में होता है, उसके लंबवत अक्षों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके लंबवत अक्षों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी के साथ अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये है वर्ग, सॉरी ये है वर्ग, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे बी वेग से गतिशील। जब ये बी वेग से गतिशील होगा तो क्या होगा, इसकी ये जो लेंथ है ये लेंथ उसमें क्या होगा, कमी आएगी। तो अब ये ए था, अब एक बदल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या ए नोट मान लो, कुछ भी मान लो, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो
पहले क्या था, वर्ग, अब क्या हो गया, अब हो गया आयत। ये मान लो ए से बदल के बी हो गया। तो जब वर्ग को गतिशील कराया जाता है तो उसका बन जाता है आयत। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं कई बार, तो उसमें है, एग्जाम में भी आते हैं। ये है वर्ग। अब जब इस वर्ग को विवेक से गतिशील कराएंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए, इसकी ये जो लेंथ है ये है आर, ये आर, ये पूरी 2r होगी, और जो ये लेंथ है ये भी क्या होगी 2r, ये भी क्या होगी 2r। जब ये गतिशील होगा तो देखिए, जिस दिशा में गतिशील होगा सिर्फ वही लंबाई कम होगी, ना कि इसके लंबवत। तो जो ये लंबाई है ये कम हो जाएगी, ये 2r से बदल के कुछ कम हो जाएगी, और जो ये लंबाई इसके लंबवत ये सेम रहेगी। तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, ये कम होगी और ये 2r है, ये तो 2r है, और ये मान लो 2r डैश है। तो ये सॉरी, ये वर्ग था जो कि अर्धवृत्त में बदल गया। तो लिखिए, वेग के कारण गतिशील, ऐसे लिखिए, गतिशील वर्ग एक आयत में तथा गतिशील वर्त एक दीर्घवृत्त में बदल जाता है। ये लिख लिया। अब लिखिए कि जो ये घटनाएं हैं, अब इनके बारे में देखते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमें तो गतिशील, जैसे बस है तो हमें तो बस छोटी नहीं दिखाई देती, इतनी भी ट्रेन होती है, हमें तो गतिशील ट्रेन एक दो डब्बे कम नहीं दिखाई देते, गतिशील ज्यादा तो छोटा नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है कि जो डेली चीज देखते हैं वो उनका होता है वेग सी से बहुत कम, क्या नेगलेक्ट है, सी के बराबर कुछ नहीं है। अब देखिए, √1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, जब v अपॉन सी लेस देन 1 है तो v, इसको नीचे सी लिया है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। जब ये लेस देन ये 1 है तो इसको स्क्वायर, तो और भी लेस देन 1 हो जाएगा, इसके स्क्वायर तो इतना लेस देन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक के कंपेयर में नहीं है, तो ये एक के नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √1 का मान 1, मतलब ये इसका मान 1, इसका मान 1, तो L बराबर L नोट, L बराबर L नोट, यानी हमें जो दिखाई देता है वो जितना होता है उतना ही दिखाई देता है। ये जो बात लागू होती है, ये लागू होती है लगभग प्रकाश वेग से गतिशील वस्तुओं के लिए। इसके साथ हम करते हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो देखिए, जो हमने अभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था उसमें बेसिक न्यूमेरिकल है। तो ये है कि एक वलय विरामावस्था में है और निर्देश तंत्र S के XY तल में स्थित है। एक वलय है जो कि विरामावस्था में है और एक XY तल में स्थित है। जब वलय को कितने वेग से गति दी जाएगी, इसका क्षेत्रफल विरामावस्था के क्षेत्रफल से आधा रह जाए। तो अब हमें वेग ज्ञात करना है कि जब इसका क्षेत्रफल आधा हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये वलय है, इसको हमने भी वेग दिया, हमने इसका पूछा है वेग, तो कितना वेग देगी इसका आधा जाए। जब इसका हम वेग देंगे, इसको वेग देंगे, तो इसमें क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, संकुचन होगा, तो इसका क्षेत्रफल घटेगा। अब घटेगा तो सही, ये तो हमें पता है कि जब ये वेग से गतिशील होगा तो इसका क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन हमें यह ज्ञात करना है कि कितना ज्ञात करना है कि आधा, तो आधा किस वेग से देंगे कि आधा हो जाए। तो इसके लिए चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये वलय है, ये XY तल है, ये X है और ये Y है और ये है वलय। अब देखिए, ये है R और इसकी ये है R। जब ये v वेग से गतिशील होगा तो अब ये किस प्रकार हो जाएगा, ये है X, ये है Y, तो अब ये हो जाएगा ऐसे। अब ये बताओ, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते कि जब ये गतिशील होगा तो ये बदल जाएगा एक दीर्घवृत्त में। तो इसका मतलब है ये तो R ही रहेगी, क्योंकि हमने X दिशा में इसे गतिशील माना है, तो ये तो R रहेगी और बदलेगा क्या, ये वाली R बदल जाएगी। तो ये वाली R बदल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R डैश। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल।
अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें, तो माना वलय की त्रिज्या क्या है, माना वलय की त्रिज्या क्या है, आर है। अब वलय की त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो पाई आर स्क्वायर है इसे मान लिया हमने ए, यानी ये क्षेत्रफल ए है। अब देखिए, अब मानते हैं कि माना वलय v वेग से x दिशा में गतिशील है, तो इसके x दिशा में लंबाई में संकुचन, ये x दिशा है, इसका ये r है, ये लंबाई इसकी, और तो इसकी लंबाई में क्या संकुचन होगा। तो हम मानते हैं, माना वलय x दिशा में गतिशील है, x दिशा में गतिशील है, तो x दिशा में लंबाई में संकुचन होगा, x दिशा में लंबाई में संकुचन देखिए, x दिशा में लंबाई में संकुचन क्या होगा, r डैश, तो r डैश क्या होगा, r डैश बराबर होगा, अभी हमने पढ़ा था कि L नोट बराबर क्या होगा, L बराबर होगा L नोट अपॉन गामा, ये होगा। तो अब देखिए यहां से ये r डैश क्या है, L है, और r क्या है यहाँ पे L नोट है, ये क्या थी, प्रॉपर लंबाई, ये रुके निर्देश तंत्र प्रॉपर लंबाई, और ये L क्या है, गतिशील निर्देश तंत्र में, ये गतिशील है, तो ये गतिशील निर्देश तंत्र में होगी। तो हम निकाल रहे हैं r डैश यानी L बराबर r L नोट और गामा, ये है गामा, गामा थोड़ा लंबा होता है, r थोड़ा बराबर होते हैं, इस तरह होता है, तो ये लिख सकते हैं, ये हो गया r। अब देखिए x दिशा में लंबाई में संकुचन r डैश, ये आ गया। अब देखिए जब लंबाई x दिशा में होगा तो ये बन जाएगा दीर्घवृत्त, जब x दिशा में गतिशील वलय होगा तो यह दीर्घवृत्त बन जाएगा, तो यह दीर्घवृत्त बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने, जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई ए बी। ए और बी क्या होता है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये है इसका लघु अक्ष और ये इसका है दीर्घ अक्ष। तो एक की जगह तो आएगा आर और बी की जगह आएगा आर डैश, तो इसका क्षेत्रफल मान लिया ए डैश, वो होगा पाई ए बी इक्वल टू होगा पाई आर और आर डैश, यही होगा, एक आर और एक आर डैश। तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा, पाई आर गुणा आर डैश क्या होगा, आर अपॉन गामा, ये है गामा, ये है आर, ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका क्षेत्रफल है, जो विराम अवस्था में जो क्षेत्रफल है उसका आधा रह जाना चाहिए, यानी जो ए डैश है किसके क्षेत्रफल के आधा है, विराम अवस्था वाले क्षेत्रफल के आधा। विराम अवस्था का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ए पाई आर स्क्वायर, और ये ए डैश क्या है, गतिशील में, तो हम लिख सकते हैं इसको ए डैश का मान लिखिए पाई आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई 2, तो ए का मान पाई आर स्क्वायर और ये ए का बाई ए 2, ये काम खत्म। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये है 1 अपॉन गामा, देखिए यहां और कर लेते हैं, 1 अपॉन गामा का मान रखेंगे
तो 1/1/√1 माइनस v² अब देखिए ये वापस ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √1 माइनस v² बराबर, ये तो बचा 1 और नीचे बचा 2, 1/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इस रूट को उठाने के लिए। ये हो जाएगा 1 माइनस v² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ये लिख रहा हूं 1 माइनस ये 1 माइनस इस 1/4 को इस साइड ले रहे हैं और v² को इस साइड 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू v²/c²। तो ये बचेगा 3/4 और ये बचेगा v²/c²। दोनों साइड रूट करेंगे तो v/c इज इक्वल टू जाएगा 3/4। v इज इक्वल टू √3, 4 का √2 और ये c साइड गुणा। तो यदि √3/2 c वेग से इस वलय को गतिशील कराए तो इसका क्षेत्रफल आधा रह जाता है। तो हमें वेग का मान निकालना था, हमने वेग का मान निकाल दिया। अब देखिए ये लग रहा होगा आपको बड़ा, सिंपल प्रोसेस क्या है, हमने एक वलय मान लिए, वलय को हमने x दिशा में गतिशील कराना है। जब x दिशा में गतिशील होगा तो इसका x वाला जो r है वो बदल जाएगा, वो जाएगा r'। तो जो बदलेगा वो क्या आएगा, वो लोरेंज लेंथ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन से आएगा। उसका मान क्या होगा r'/r/गामा। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल दोनों का, दोनों क्षेत्रफल को कंपेयर करना है। तो पहले तो था πr², अब हो जाएगा πr'। तो r' की वैल्यू रखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो परसेंट में दिया है ना उसको लिखना है कि a' बराबर a/2 दे रखा है, ये परसेंट में दिया है कि इसका क्षेत्रफल आधा जाता है। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ये मान आ जाएंगे। तो ये तो था लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद एक द्रव्यमान वाला टॉपिक और बच गया है, उसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन, और 1 जनवरी से हम अपलोड करेंगे आपके लिए 5 साल के सॉल्व पेपर, जिसमें से लगभग हर साल 70% पेपर आपका यही से सेट होता है। तो चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।